तो गाइस ये कहानी है उन कुछ बचे हुए एक्समैन की जो केओस वार से पहले मर चुके थे लेकिन अब फिर से अर्थ पे पहुंच चुके हैं। इस कहानी के अंदर आपको कुछ कौवे भी देखने को मिलेंगे। एक कौवा पास की एक जमीन पे आकर बैठता है लेकिन तभी जमीन से निकला हुआ एक एक्समैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने मन में बोल रहा है, मेरा नाम है जॉन प्राउड स्टार, मैं आग में मारा गया था और मुझे यही वो आखिरी चीज याद है। मैं एक एक्समैन था, मैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए लड़ रहा था। शुरू से लेकर अंत तक मैं एक योद्धा था, चिरकावा अपेचे की परंपरा का सच्चा। मैंने सोचा था कि मैं मर चुका था और मैं लड़ते हुए मरा था, लेकिन मैं गलत था। मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो म्यूटेंट्स हुआ करते थे जिन लोगों के साथ मैं रहा था, जो जिंदगी हमने जी थी। तब मुझे सोच लेना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। तब प्राउड स्टार को अपने आसपास कुछ और म्यूटेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसी की तरह मरकर जिंदा हुए हैं। प्राउड स्टार सोचता है, मुझे ये सीन याद आ रहा है, ये जेवियर स्कूल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई थी और एक्समैन हार गए और ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बैंशी को जानता हूँ और मैं इसके साथ खड़ी औरत को भी जानता हूँ। ये औरत प्रोफेसर जेवियर के साथ अक्सर बात किया करती थी। ये एक टाइप की साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैकटैगार्ट। बैंसी मैकटैगार्ट से बोलता है, मोइरा क्या तुम्हें लगता है कि ये एक सपना है? मोइरा बोलती है, मैं तुम्हें फिर से देख सकती हूँ, तुम्हें फिर से छू सकती हूँ, बस मैं यही सोच रही हूँ। इसी के साथ प्राउड स्टार को दो जुड़वा लड़कियां दिखाई देती हैं जिनका नाम है एस्मी और सोफी। सोफी बोलती है, एस्मी तुमने मुझे मार दिया था। एस्मी बोलती है, अगर तुम इसी तरीके से बातें करते रही तो मैं तुम्हें फिर से मार दूंगी। प्राउड स्टार सोचता है, जिस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी मेरी तरह हैं। हम सब मर चुके थे। मैंने आसमान को इस तरीके से कभी नहीं देखा। यहाँ पे कोई बादल नहीं है और उससे भी बुरी बात कोई तारे नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह अंधेरा छा चुका हो। बस मुझे आसमान में एक थंडर बर्ड दिखाई दे रहा है। ये मेरे लोगों का आइकन है। एक टाइम पे मुझे भी थंडर बर्ड बुलाया जाया करता था। हालांकि अजीब है कि और कोई आसमान की तरफ नहीं देख रहा है। क्या ये थंडर बर्ड सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? अब बैंशी और मोइरा प्राउड स्टार के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम तो मर चुके थे। प्राउड स्टार बोलता है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार पहले भी जिंदा हो चुका हूँ। लेकिन हम सब जिंदा क्यों हुए और अभी क्यों? तब उन जुड़वा बहनों में से एक एस्मी, जो कि एक साइकोपाथ है, वो वहाँ मौजूद सब म्यूटेंट्स के दिमाग में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करवाती है ताकि ये लोग बातों में टाइम वेस्ट ना कर सकें। उसके बाद हमें आसमान में एक कौवा दिखाई देता है। इसके बाद एस्मी इन सब की मोटी मोटी यादाश्त को बाहर निकालकर उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है। प्राउड स्टार को लगता है कि एस्मी किसी टाइप का गेम खेल रही है। सोफी अपनी बहन के लिए माफी मांगती है और फिर एस्मी के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या तुम सबके दिमाग का बढ़ता बनाना चाहती हो? जिसपे प्राउड स्टार इन दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है और फिर हमें आसमान में कुछ और कौवे दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें कुछ मैड्रॉक्स डुप्लीकेट्स दिखाई देते हैं, बेसिकली 3 डुप्लीकेट्स, और ये आपस में बात कर रहे हैं कि कौन पहले मरा और कौन आखिरी में मरा। तब मोइरा बोलती है कि हमें जानना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम लड़कियां मुझे टेलीपाथ लग रही हो, आसपास के एरिया को स्कैन करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर एस्मी और सोफी अपने पावर्स का यूज करने लगती हैं। साथ ही वो एक दूसरे के साथ बहस भी कर रही हैं, जिसपे मोइरा बोलती है कि इनसे मुझे एमा फ्रोस्ट की याद आ रही है और ये अपने पावर्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही है। सोफी एस्मी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, इतनी पावर्स का यूज क्यों कर रही हो? एस्मी बोलती है कि मैं और बड़े एरिया में ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? जिसपे सोफी बोलती है कि मुझे दर्द हो रहा है। इसलिए सोफी अपनी पावर्स का यूज करना बंद कर देती है, लेकिन एस्मी अब भी अपनी पावर्स को बढ़ा के यूज कर रही है। जिसपे मोइरा एस्मी को समझाती है कि यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और फिर हमें आसमान में कुछ और कौवे दिखाई देते हैं। एस्मी बोलती है, क्या मोइरा मैं मर जाऊंगी ना? वैसे भी मैं मरी हुई हूँ। बैंसी पूछता है कि तुम्हें क्या दिखाई दिया? सोफी बोलती है, कुछ नहीं, मैंने आसपास के हर शहर और कस्बे की छानबीन की लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई इंसानी दिमाग काम नहीं कर रहा। जिसपे एस्मी बोलती है, वेल मैंने पूरी कंट्री को स्कैन कर लिया और मुझे बहुत लोग मिले हैं। अर्थ के ऊपर हर कोई बेहोश लग रहा है, जैसे कि उनका दिमाग मर चुका हो, और मुझे लग रहा है बहना कि तुम्हारा भी दिमाग मर चुका है। सोफी कहती है, ये कोई मजाक नहीं है, शायद हम ही बचे हुए हैं जो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। जिसपे प्राउड स्टार इन दोनों को फिर से शांत करवाता है और एस्मी से बोलता है कि तुम मैड्रॉक्स डुप्लीकेट्स को लेकर जाओ और सलीम सेंटर को चेक करो, बाकी हम सब यहाँ पे कुछ उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिसपे एस्मी बोलती है कि तुम्हें बॉस किसने बना दिया और मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और अपनी सांस वेस्ट कर रहे हो। तुम और लोगन तुम दोनों एक जैसे हो, हमेशा अपनी बॉसगिरी झाड़ते रहते हो। तुम लोग
लोग तब तक नहीं रुकते जब तक तुम जीत नहीं जाते, यहाँ तक कि तुम एक पत्थर के साथ भी बहस कर सकते हो। और फिर हमें आसमान में कुछ और बढ़े हुए कौवे दिखाई देते हैं। इसके बाद प्राउड स्टार एस्मीम और मेड्रोक्स डुप्लीकेट्स को समझाता है कि ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाना, अगर तुम्हें मुसीबत दिखाई दे तो मदद के लिए चिल्लाना। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या हुआ है, और जब हमें ये पता चल जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। प्राउड स्टार को देखकर मोइरा और बैंशी आपस में बातें कर रहे हैं कि प्राउड स्टार अच्छी तरीके से सब कुछ संभाल रहा है। अब एस्मी बोलती है कि बैंशी ऊपर आसमान में उड़कर सलीम सेंटर की जल्दी से छानबीन कर सकता है, हमें भी एक उड़ने वाले की जरूरत है। जिसपे प्राउड स्टार बोलता है कि हमें यहाँ पे कुछ लोगों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमें उसी में काम चलाना पड़ेगा जो हमारे पास है। एस्मी के जाने के बाद प्राउड स्टार सोफी से बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन अपनी बहन के दिमाग से जुड़ी रहना, मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई फिर से मर जाए। सोफी पूछती है कि तब तक हम क्या करेंगे। प्राउड स्टार बोलता है, हम एक्स मैंशन के बाहर खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पे किसी एक कारण की वजह से इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ पे सबूतों को खोजेंगे। कुछ देर बाद आसमान के कौवे और बढ़ चुके हैं। नीचे प्राउड स्टार बोल रहा है, मैं अपनी टीम के अंदर सिर्फ एक साइकोपाथ को जानता था, जीन ग्रे, और जब मैं टीम में आया तब वो छोड़कर चली गई। जिसपे सोफी बोलती है कि अब जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स बन चुकी है, वो काफी बार जिंदा हो चुकी है। असल में इस टीम के अंदर हम 5 साइकोपाथ थे। बाहर से हम सब एक जैसी दिखाई देती थी, लेकिन अंदर हम सब अलग थी। मुझे बुरा मत समझना, मैं एस्मी से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सबसे ताकतवर थी और एस्मी इस बात से नफरत करती है और शायद इसीलिए उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर मल्टीपल मैन बोलता है, और मैं सोच रहा था कि सिर्फ हमारे बीच में झगड़े होते हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। प्राउड स्टार बोलता है कि हम सबको एक दूसरा चांस मिला है। तभी मोइरा को कुछ मिलता है। अब तक आसमान में काफी सारे कौवे आ चुके हैं, जबकि एस्मी 2 मेड्रोक्स डुप्लीकेट्स के साथ सलीम सेंटर पहुंच चुकी है। जिसमें से एक कह रहा है कि मैं बहुत ही कम बार यहाँ पे आया हूँ, जबकि दूसरा कह रहा है कि उस टाइम पे हमारी खुद की एक टीम हुआ करती थी और हम हर टाइम गप्पे मारा करते थे। एस्मी बोलती है कि तुम मुझे बोर कर रहे हो। जिसपे एक मल्टीपल मैन बोलता है, तुमसे कौन बात कर रहा है, वैसे भी मैं टेलीपाथ से नफरत करता हूँ। दूसरा डुप्लीकेट बोलता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब के सब अचानक इस जगह को छोड़कर चले गए हों। इसके बाद एस्मी अपनी टेलीपैथ पावर्स का यूज करने लगती है और बोलती है, मुझे लग रहा है कि कोई शिकारी हमारा पीछा कर रहा है और हम इसके शिकार हैं। उधर सोफी को भी ये बात पता चल जाती है और वो बैंसी को बाकी सबको वापस घर लाने के लिए बोलता है, लेकिन बैंसी बोलता है कि मैं मोइरा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जिसपे मोइरा बोलती है कि टीम को तुम्हारी जरूरत है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। प्राउड स्टार बोलता है, बैंशी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम मोइरा को सुरक्षित रखेंगे, तुम बच्चों को वापस लाओ और जल्दी वापस लाओ। और फिर बैंसी एस्मीम और 2 डुप्लीकेट्स की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद प्राउड स्टार मोइरा से पूछता है कि तुम्हें क्या मिला है। मोइरा बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये डेस्टिनी की डायरी है, लेकिन मैं इसके पन्नों को नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये किसी टाइप के कोड में लिखे हुए हैं। प्राउड स्टार पूछता है कि डेस्टिनी कौन है। मोइरा बोलती है, 19वीं शताब्दी के अंदर एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम था इरिन एडलर। वो एक म्यूटेंट थी, भविष्य देखने वाली। जब वो टीनेज में थी तब उसने अपनी डायरी लिखनी चालू की और वो भविष्य में हो सकने वाली चीजों के बारे में लिखा करती थी। टाइम आते आते वो काफी बुरी चीजें लिखने लग गई। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन वो फिर भी इंसानियत को बचाना चाहती थी और इसी काम के चलते उसका एक इंसान के साथ सामना हुआ जिसका नाम था एरिक रेवन। उन्होंने दोस्तों की तरह शुरुआत की और बाद में वो लवर्स बन गए। रेवन भी एक म्यूटेंट था जिसे आज हम मिस्टिक के रूप में जानते हैं। इरेन अपने आप को डेस्टिनी बुलाने लगी। पहले एक्समैन इनको अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन बाद में वो हमारे दोस्त बन गए। डेस्टिनी की मौत म्यूर आइलैंड पे हुई थी और हमने सोचा था कि उसके सारे सीक्रेट्स उसके साथ गुम हो चुके थे, लेकिन हम गलत थे। जिसपे मैड्रॉक्स पूछता है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई चीजों को तो हम पढ़ नहीं सकते। तभी वहाँ पे हवा चलने लगती है और उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। इसी बीच उनको म्यूर आइलैंड का एक स्केच दिखाई देता है और तब उनको सारी लिखावट सही सही समझ में आने लगती है। लिखा हुआ है, उसकी बहुत सारी चाबियां हैं, अगर यूनिवर्स को बचाना है तो हर चाबी को सही तरीके से घुमाना होगा। म्यूर आइलैंड पे जाओ जहाँ पे ले लाइंस टकराती हैं। जब इस यूनिवर्स में केओस छा रहा होगा और डेमंस मरे हुए लोगों को काट रहे होंगे, द वन अबोआल अपनी नींद से जागेगा और नेचर की सारी ताकतें अर्थ, फायर, वाटर, लाइफ के सपोर्ट में आ जाएंगी। मोइरा बोलती है, आखिर हमारा सामना किस चीज के साथ होने वाला है। मैड्रॉक्स बोलता है,
तुम बदल रही हो। मोइरा बोलती है मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मौत की खुद की एक रियलिटी लिखी हुई है। तभी कौवों का झुंड आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। सोफी पूछती है कि ये कौवे क्या चीज है। मोइरा बोलती है ये रेवन है, ये हमारे दुश्मन का हमारे ऊपर पहला वार है। मैड्रॉक्स बोलता है इनके पंजे और चोंच बहुत नुकीले हैं, जिसपे सोफी बोलती है और मेरा दिमाग भी नुकीला है। और फिर सोफी अपनी टेलीपैथ पावर से उन कौवों को रोकने की कोशिश करने लगती है। प्राउड स्टार बोलता है कि हम जितने कौवों से लड़ रहे हैं उतने ही ज्यादा और हमारे सामने आ रहे हैं। कौवों के अटैक के कारण मैड्रॉक्स भी डुप्लीकेट होने लगते हैं। तभी उनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ बैंशी बाकी म्यूटेंट्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुका है और वो भी कौवों के ऊपर अटैक करने लगता है। मैड्रॉक्स अब भी डुप्लीकेट होने में लगे हुए हैं। एस्मी बोलती है कि इन चीजों को हराने का एक ही तरीका है कि हम अपनी पावर्स जोड़ लें। तुम अपनी आवाज का यूज करो और मैं अपनी टेलीपैथी का यूज करती हूँ। और फिर ये लोग कौवों को हरा देते हैं। उनको हराने के बाद बैंशी मोइरा के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे बाल लंबे हो चुके हैं। लेकिन बैंशी मोइरा के चेहरे को देखकर चौंक जाता है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी है। बैंशी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मोइरा बोलती है वही हुआ है जो जरूरी है। अगर हमारे यूनिवर्स को बचाने की थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है तो ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। तो अब ये सिर्फ मेरा शरीर नहीं है, हमारे पास बहुत कम टाइम बाकी है। सोफी पूछती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तभी कौवों का एक और झुंड उनकी तरफ आने लगता है और अब की बार ये कौवे एक्समैन के ऊपर हावी होने लगते हैं। सोफी बोलती है ये कोई सिंपल कौवे नहीं है, ये डेमन कौवे हैं और इनको सिर्फ हमारी बॉडी से ज्यादा कुछ चाहिए, इनको हमारी सोल चाहिए। अब तो ये कौवे इतने ज्यादा हैं कि हम इनको खत्म भी नहीं कर सकते। मोइरा बोलती है तब तो अच्छा रहेगा कि हम ये अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लें। प्राउड स्टार अब मैं देख सकती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। जो थंडरबर्ड सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है ये उससे कहीं ज्यादा है। यह तुम्हारे गॉड का तुम्हारे लिए तोहफा है। यही चीज हमको यहाँ पे लेकर आई है, इसे अपनी तरफ बुलाओ। प्राउड स्टार उस थंडरबर्ड को अपनी तरफ बुलाने लगता है और बोलता है मुझे लगता है कि डेस्टिनी की भविष्यवाणी ने हमें तुम्हारा प्लान बता दिया है, हमें हमारे दुश्मन से दूर ले चलो। बैंशी बोलता है तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो। लेकिन तभी वो कौवे एस्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। सोफी अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है जबकि प्राउड स्टार उस थंडरबर्ड से बातें करने में लगा हुआ है जो कि उन लोगों के सामने एक पोर्टल खोल देता है। प्राउड स्टार सबसे पहले बैंशी और मोइरा को उस पोर्टल के अंदर धकेलता है। इसके बाद मैड्रॉक्स की बारी आती है और फिर प्राउड स्टार सोफी और एस्मी को अंदर जाने के लिए बोलता है। सोफी बोलती है कि एस्मी घायल है। प्राउड स्टार बोलता है कि मैं उसको उठाकर ले चलूंगा। लेकिन तभी वो अपने सामने वाली चीज को देखकर चौंक जाते हैं। उनके सामने एक बड़े पंछी की आकृति बन जाती है। जैसे तैसे प्राउड स्टार एस्मी को उठाता है और वो लोग पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सोफी बोलती है तुम लोग जाओ, मैं पीछे से तुमको कवर करती हूँ और तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन वो कौवे सोफी को दबोच लेते हैं। प्राउड स्टार बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने वापस आ रहा हूँ, जिसपे सोफी बोलती है कि मूर्ख मत बनो, यही तो वो चाहते हैं, यहाँ से दूर चले जाओ। और एस्मी से बोलना कि उसका यही चांस है कि वो साबित करे कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर प्राउड स्टार जबरदस्ती एस्मी को पोर्टल में से लेकर चला जाता है। एस्मी बोलती है स्टूपिड लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? प्राउड स्टार बोलता है जो उसे करना पड़ा, उसने हमारी जान बचा ली, अपनी खुद की जान गंवाकर। इसके बाद हमें डेस्टिनी की डायरी में लिखे हुए कुछ शब्द सुनाए जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है वो डेमंस सोफी की आंखों को छोड़ देंगे। वो सोफी को दिखाना चाहते हैं कि क्या आ रहा है। उनका मास्टर स्वर्ग से उतरकर नीचे आ रहा है। एक टाइम पे जो एक गोड हुआ करता था वो एक कैरियन क्रो में बदल जाएगा जो कि मरे हुए को खाने वाला है। कैरियन क्रो के सामने लड़ाई एक खेल है और हर खेल के खिलाड़ी को एक यूनिफॉर्म पहन लेनी चाहिए। ये पंछी इंसानी मांस को खाते हैं, उसको बदल देते हैं जब तक कि वो खुद उनके जैसे दिखाई नहीं देने लग जाता। और जैसी बॉडी बन जाती है उसका दिमाग और सोल भी वैसे बन जाते हैं। इसके बाद कैरियन क्रो एक गिरगिट बनाएगा जो कैरियन क्रो की आर्मी को उसके दोस्तों के पास लेकर जाएगा और फिर उसकी आर्मी उसके दोस्तों को भी खा जाएगी। जो लोग केओस किंग के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं उनको पता चलेगा कि मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। तो गाइस वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये कैरियन क्रो वो आदमी है जो कि ग्रिम रीपर की तरह मरे हुए एक्समैन को फिर से मारना चाहता है।